सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है, का क्या मतलब होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नेशनल इनकम के ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें पहले लेसन्स में ब्रिजअप करने हैं, तभी हम उसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जीडीपी, एनडीपी, जिसमें से हम पहला वर्ड पढ़ चुके हैं। जी और एन के बारे में अब हमें क्लियरली पता है कि कौन से ये दो वर्ड्स होते हैं और इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट वाले दो वर्ड्स पे चलते हैं। दिस इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आपको देखने को मिलता है जीएनपी। ठीक है, मतलब कि जो दो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, या तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए होंगे, या फिर वो प्रोडक्ट नेशनली प्रोड्यूस किए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और नेशनल टेरिटरी क्या है। यहां से ये कॉन्सेप्ट बनता है। पहले तो टेरिटरी का मतलब क्या हो गया? लिमिट, बाउंड्री, मतलब किसी एक चीज की लिमिट मेरे को लिखना है तो मेरे लिए इस बोर्ड की बाउंड्री ही सफिशिएंट है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकती। या तो लिखा जाएगा नहीं, या फिर आपको विजिबल नहीं होगा, या मेरे काम की नहीं रहेगी वो चीज। तो मेरे लिए लिखने की टेरिटरी रही ये वाली चीज। मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे लिए यही वाला रूम मेरे लिए एक लिमिट बन जाएगी, बाउंड्री बन जाएगी, जहां पे मैं इजीली और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगी। क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो मेरी आवाज गूंजेगी, एरिया बढ़ जाएगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, शायद मैं अच्छा रिटर्न नहीं दे पाऊं। तो वो मेरी लिमिट है, वो मेरी बाउंड्री है। अब ये डोमेस्टिक और नेशनल क्या है? देखिए, पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है वो हमें हर एक को ग्लोब के ऊपर मिली हुई बाउंड्री है, बट पॉलिटिकल बाउंड्री इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस डोमेस्टिक बाउंड्री एंड नेशनल टेरिटरी, मतलब नेशनल बाउंड्री, क्योंकि ये दोनों इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब मैं बात करूंगी डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो मैं अपनी कंट्री के अंदर की लिमिट की बात करूंगी। मतलब मान लो कि अगर मैं इंडिया की बात कर रही हूं तो ये हुआ इंडिया। इंडिया के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, वो हुई मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी। पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट के रूल इन सबके ऊपर नहीं लग पाएंगे। हालांकि ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री ही है, पर सबके अंदर रूल नहीं लग पाएंगे। तो कौन से रूल्स ऐसे हैं जो हमें डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाए कि रेजिडेंट का मतलब सिर्फ लोगों से नहीं है। मैं रेजिडेंट हूँ, आप लोग रेजिडेंट हैं, बट इसका मतलब यही नहीं है कि इकोनॉमिक्स में रेजिडेंट का मतलब सिर्फ लोगों से है। यहाँ पे रेजिडेंट का मतलब इंडस्ट्रीज से भी है, जितने बैंक्स हैं उनसे भी है, स्कूल से है, कॉलेज से है, एम्बेसीज से है, हर आप इनफैक्ट प्लेन्स से है, अगर मैं ट्रेन बोलूं उससे है। तो इन सब यूनिट्स को हम रेजिडेंट काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी तो हम पढ़ते हैं, उसमें 4 आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे होता क्या है, कई बार हमारी कंट्री के अंदर अमेरिकन एमएनसी खुली हुई है, जर्मन एमएनसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्बेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, टीएनसी, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। मतलब और हो सकता है कि फॉरेन का कोई एक बैंक है जो हमारे यहाँ पे खुला हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच आ गई, सॉरी बैंक ऑफ इंग्लैंड तो उनका सेंट्रल बैंक हो गया। अगर उनका कोई, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारा सेंट्रल बैंक नहीं है, तो वो अपनी एक ब्रांच खोल देता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो है कौन सा वो बैंक, किस कंट्री का वो बैंक है? वो इंडियन कंट्री का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री के अंदर है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री के अंदर एसबीआई ने अपनी एक ब्रांच खोल दी। अब करेगा क्या? ये एसबीआई इंडिया का एक नॉर्मल रेजिडेंट है। इसकी क्या पहचान है? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये कहीं पे भी रहे, ये अपना प्रॉफिट या लॉस
अपने घर पे भेजेगा, मतलब ये कमाई करेगा और इंडिया में भेज देगा वहां से। इज दैट ओके? तो ये होता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो अब ये एसबीआई पर है तो ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया में कैसे काउंट होगा? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री के अंदर है। जब वो ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री के अंदर है तो वहां पे, और ये एक प्रॉफिट अर्निंग यूनिट है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एसबीआई एक प्रॉफिट अर्निंग यूनिट है और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है एक ब्रांच के तौर पे, तो उसको ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑस्ट्रेलिया के फॉलो करेगा तो वो डोमेस्टिकली तो उनका यूनिट काउंट होगा, क्योंकि लैंड वगैरह हमने उनसे ले रखी है, डोमेस्टिकली उनसे काउंट होगा। बट जब बात आएगी नेशनल टेरिटरी की, तब वो हमारी नेशनल टेरिटरी का पार्ट बनेगा। हमारे घर का कोई पर्सन है, वो एज एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में गया, ठीक है। अब वो है तो हमारे घर का बंदा, वो जहां पे रह रहा है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, 8 घंटे काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो वो सब उनकी गवर्नमेंट का रूल मानेगा। तो क्योंकि वो उनकी बाउंड्री के अंदर रह रहा है, डोमेस्टिक यूनिट उनका। बट जब वो अर्निंग करेगा तो वो अर्निंग करके हमारे घर पे बेच देगा, ठीक है, हमारे घर पे बेच देगा। अब वो क्या भेज रहा है, यहां से अगली चीज मैं आपको पहले समझाऊं। तो यहाँ पे दो चीजें, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक पर्सन एनआरआई है तो वो किधर जाएगा? वो भी तो हमें कमाई भेजते हैं। अब हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरा भाई है बाहर, तो वो क्या करता है, 1 महीने 2 महीने के बाद उसने मुझे कोई गिफ्ट भेज दिया, तो क्या वो गिफ्ट फैक्टर पेमेंट होगा, या क्या वो मेरा जो भाई है वो डोमेस्टिक यूनिट होगा इंडिया का, या वो नेशनल यूनिट होगा? यहाँ पे डिफरेंस कहां से आता है? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। मेरा भाई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब वो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब क्या है? अब वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का ही सिटीजन हुआ, ऑस्ट्रेलिया का ही रेजिडेंट हुआ, उन्हीं के प्रॉफिट लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अर्न भी वही कर रहा है, तो वहीं का डोमेस्टिक यूनिट, वहीं का नेशनल यूनिट। अब जो वो चीजें मुझे भेजेगा, अगर वो मुझे भेजता है, एक गिफ्ट भेजता है, उसने मुझे कुछ पैसे भेजे, मेरे को राखी का गिफ्ट भेजा, तो मैं उसको उसके रिटर्न में कुछ नहीं भेज रही हूँ। और दूसरी चीज, वो चाहे तो भेजे, वो चाहे तो नहीं भेजे, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये हुई वन साइडेड पेमेंट, मेरे भाई से मेरी तरफ आई, बट कंडीशन ये नहीं है कि मैं भी उसको भेजूंगी, 2 साइडेड नहीं रहा। तो 1 साइडेड फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, तो उसमें आप पर्सनली उस बंदे को जाके वो नहीं दे रहे हो, सर्विस नहीं दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, तो स्कॉलरशिप आपके लिए ट्रांसफर इनकम है और गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट है। तो वो नेशनल इनकम में 1 साइडेड पेमेंट्स आर नेवर इंक्लूडेड। और एग्जांपल देती हूँ, पेंशन रिसीव करते हैं हमारे जो ओल्ड एज, अब 2 तरह की पेंशन हुई, एक हुई रिटायरमेंट पेंशन और एक हुई ओल्ड एज पेंशन। जो होती है रिटायरमेंट पेंशन, वो मैंने अपनी कंपनी को सर्व किया, पूरे 60 साल तक मैंने उनको सर्व किया, तो मैं उनका एक फैक्टर थी, तो मेरा जो मतलब मेरी ओल्ड एज है उसका ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है, तो मुझे जो मिलेगा वो होगी मेरी फैक्टर पेमेंट। बट जब मैं बात करूंगी ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन जो है वो गवर्नमेंट देती है ऐसे लोगों को जो 60 के अबव है, चाहे उन्होंने किसी को सर्व किया है चाहे किसी को नहीं सर्व किया है, तो वो हुई ट्रांसफर पेमेंट। अनएम्प्लॉयड हो अगर आप, तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयड अलाउंस देती है, तो वो भी हुआ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, जिसके लिए आप डायरेक्टली सर्व नहीं करते हो। लास्ट टाइम जब मैं टॉपिक ये वाला अपनी एक क्लास में करा रही थी, तो मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि वेटर को दिया गया टिप क्या है। सी, वेटर को अगर मिलती है टिप तो वो होती है ट्रांसफर पेमेंट, मतलब उसके लिए ट्रांसफर इनकम, क्योंकि अगर आप टिप देते हो
दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं देते हो तो वो आपसे मांगने नहीं आएगा, वो उसकी ड्यूटी थी। अगर वो आपको सर्व कर रहा है होटल के अंदर तो उसकी सर्विस, वो उसको करना उसका काम है, जिसके लिए उसको सैलरी मिल रही है उसके ऑनर से, ठीक है। तो जो उसको सैलरी मिलेगी वो होगी फैक्टर पेमेंट, जो टिप आप दोगे वो होगी उसके लिए ट्रांसफर इनकम। इज दैट ओके? सो वन साइडेड फ्लो इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। और अगर आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से अगर आप अपनी लैंड किसी को देते हो तो आपको रेंट मिलेगा। ये मैंने अपने फर्स्ट लेसन में कवर किया था जहां पे मैंने सर्कुलर फ्लो पढ़ाया था आपको, तो आप रेफर कर सकते हो। उसमें 4 फैक्टर्स, सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको 5वां फैक्टर नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये फैक्टर्स में से कहीं पे अर्न कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम आई आपको। फैक्टर सेक्रीफाइस किया आपने तो उसके रिगार्ड में आपको मिल गया फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर्स, हर कंट्री के अंदर लैंड भी अवेलेबल है, हर कंट्री की अपनी लेबर है, हर कंट्री के अंदर मशीनें बनती हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो आप चाहो तो आप अपनी कंट्री के अंदर अपना फैक्टर सेक्रीफाइस करो, या आप चाहो तो अपना फैक्टर किसी दूसरी कंट्री में जाके सेक्रीफाइस कर सकते हो। मैं चाहूं तो मैं जाके, अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं जाके चाइना के अंदर लैंड ले लेती हूँ। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो कंट्री ऐसे राइट्स हमें देती है या नहीं देती, ठीक है। दुबई में मैं नहीं खरीद पाऊंगी, बट अगर मैं चाहूं तो मैं जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लैंड का पीस खरीद लेती हूँ। रिमेंबर, अब वो लैंड मेरी है, मैंने उसको परचेज कर लिया। लैंड परचेज करके मैं खरीद के खींच के उसको इंडिया नहीं लेके आ सकती, दैट इज अ फिक्स्ड फैक्टर। मैंने लैंड खरीदी, मैंने वहां पे घर बनाया और मैंने घर बना के वहां पे किसी को रेंट पे दे दिया। अब वो रेंट जो आएगा मुझे आएगा, तो रेंट जो आएगा मेरे घर पे इंडिया में आएगा, ठीक है। और वो कैसे आएगा इंडिया के अंदर? मेरा फैक्टर था लैंड, और वो कहाँ पड़ा हुआ था? यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरी लैंड पड़ी हुई थी, जो कि मेरा फैक्टर था। तो इंडिया, फैक्टर किसका था? इंडिया का। तो ये अपनी नेशनल इनकम कैसे बनाएगा? इंडिया के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी, अब्रॉड से आई हुई फैक्टर इनकम घर पे आएगी। जब कोई चीज घर पे आती, जो कोई चीज मुझे मिलेगी वो प्लस, और जो कोई चीज मेरे से जाएगी तो वो होगी माइनस। ओके, तो अब ये मैंने लिया ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया वालों के पास पैसे नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, जर्मनी वाले, फ्रांस वाले, वो मेरी कंट्री के अंदर भी लैंड ले सकते हैं। जब वो मेरी कंट्री के अंदर लैंड ले लेंगे या मेरे यहाँ के लोगों को हायर करेंगे, मेरा कोई एक पर्सन जाके जर्मन की किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो वो क्या, यहाँ पे डिफरेंस फिर से याद रखना। अगर वो उन्हीं का रेजिडेंट बन चुका है तो वो जो भेजेगा वो सिर्फ रेमिटेंसेस होंगी, जो कि अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, और वो ट्रांसफर इनकम होगी, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, वन साइडेड पेमेंट होगी। बट अगर वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए गए हैं तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, वो क्या करेगा, अपना फैक्टर लेबर सेक्रीफाइस वहां करेगा और इनकम कमा के इंडिया में भेज देगा। तो चारों के चारों फैक्टर्स, इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर ले तो वो कमाई करेगा यहाँ से और भेज देगा वहां पे, और अगर वो कमाई करे, अगर हमारे लोग फॉरेन में ओन करें तो वहां से कमाई आएगी घर पे। तो यहाँ पे इस डोमेस्टिक को नेशन कैसे बनाया जाएगा? डोमेस्टिक को नेशन बनाएगा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, हमारा भी नॉर्मल रेजिडेंट और किसी दूसरी कंट्री का भी नॉर्मल रेजिडेंट। कॉन्सेप्ट तो सबके लिए सेम है, ऐसा तो नहीं हम कहें कि हाँ इंडिया वाले बाहर से तो भेज दें, यहाँ से हम बाहर नहीं जाने देंगे। अब हमारे एरिया में मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अंदर बहुत सारे बिहारी लोग आके काम करते हैं, पंजाब के अंदर बिहारी लोग काम आके करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर मैं सिर्फ स्टेट वाइज पढ़ूं तो पंजाब के अंदर वो सारे रूल्स मानेंगे पंजाब के, तो वो डोमेस्टिकली तो पंजाब का यूनिट माने गए। बट जब आएगी नेशनल की बात तो भाई वो तो नॉर्मल रेजिडेंट है बिहार के, वो कमाई करेंगे और उठा के भेज देंगे बिहार को, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो मेरे कंट्री की कमाई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो आएगी कंट्री के अंदर। तो जब वो आएगी कंट्री के अंदर तो वो प्लस, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो यहाँ के लोग कमा के बाहर भेजेंगे
तो वो होगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर गई तो माइनस। मान लो 1000 रुपया मुझे घर पे आया, ठीक है, और 700 रुपया मैंने भेजा, तो कितने रुपए एक्चुअल में मेरे घर पे आए? 300। और इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट प्योर, ठीक है। मुझे सिर्फ आने से मतलब नहीं है, अभी मुझे देना भी पड़ेगा ना किसी को, तो वो जो दूंगी वो माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो बचा वो हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो डोमेस्टिक जो आपके घर के अंदर तो रह रहा है बट आपके रूल्स भी मान रहा है, वो तो हुआ आपका, बट जब नेशनल कब वो बनेगा? जब वो अपनी कमाई करके बाहर भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, जितनी फॉरेन एम्बेसीज हैं वो उनका ऑफिशियल यूनिट है, जितने एयरक्राफ्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, या मैं ये चीज बोलूं कि ऑफिशियल यूनिट जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, वो आप ये वाले लोग, और या मेरा कोई पॉलिटिकल बंदा है, कॉन्जुलेट्स बोलते हैं इनको, तो अगर वो वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएगा, चाहे वो कहीं पे रह ले, अगर इंडिया के अंदर रशियन एम्बेसी है तो रशियन एम्बेसी भले मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, वो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, वो काम करेगी रशिया के अकॉर्डिंग। तो ना तो वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुई, ना ही वो मेरी नेशनल टेरिटरी का पार्ट हुई। इज दैट ओके? वो हुई रशिया की डोमेस्टिक, रशिया की नेशनल। अगर कोई एयरक्राफ्ट है, जैसे मान लो कि अगर मैं इवन फिशिंग वेसल्स हैं, तो वो किसी भी जगह के पानी में रहे, वो रहेंगी हमेशा जिस कंट्री की है उसी की। अब तुम्हें अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है इंडियन रिजाइडिंग इन जापान फॉर सर्विंग देयर बैंक, तो जब वर्ड ही आगे क्या लग गया? इंडियन, तो उसकी रेजिडेंटशिप क्या हुई? इंडियन, तो वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट हुआ? इंडिया का, ठीक है। पर वो रह कहाँ रहा है? जापान के अंदर, तो जापान का वो डोमेस्टिक यूनिट हुआ। डोमेस्टिक इनकम किसकी बनेगी? जब वो कमाएगा तो डोमेस्टिक इनकम बनेगी जापान की, और जब वो कमा के इंडिया में भेजेगा तो नेशनल इनकम बनेगी इंडिया की। ये क्वेश्चंस आते हैं नेशनल इनकम में से कि कौन नॉर्मल, मतलब कौन सी चीज डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, कौन सी चीज नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो आपको ये चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि अगर लिखा हुआ है वर्ड जापानीज, अगर वर्ड लिखा हुआ है रशियन, अगर वर्ड लिखा हुआ है यूएस, तो ये उन्होंने खुद से ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये इसकी रेजिडेंटशिप है, तो फिर वो उन्हीं का डोमेस्टिक यूनिट हुआ, उन्हीं का ही नेशनल यूनिट हुआ, सॉरी उन्हीं का नेशनल यूनिट हुआ, बट जहां रह रहा है उनका डोमेस्टिक यूनिट हुआ। इज दैट ओके? ओके, अब जब तुम्हें बेसिक्स पता लग गए हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब डोमेस्टिक और नेशनल के तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स लग गए पता। अब देखते हैं जरा डोमेस्टिक हुआ, अब जरा फॉर्मूले पे आते हैं उसको कैसे याद रखना है। मैंने तुम्हें इतना बता दिया, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में जो एक चीज लिंकेज बनती है, रास्ता कवर होता है। पिछले लेसन में मैंने बताया था ग्रॉस और नेट का जो रास्ता है वो कौन सा बनता है? डेप्रिसिएशन। वैसे ही इसका रास्ता पता लगेगा तभी फॉर्मूला होगा। तो अभी इतना समझाया मैंने तुम्हें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफ, वैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएफआईए, ये होती है इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। फिर तुम्हें मैंने एक और चीज बताई कि ये जो डोमेस्टिक है वो घर से याद रखो, तो घर हुआ छोटा, और नेशन, नेशन तो कंट्री हुई, तो कंट्री हुई बड़ी, तो ये हुआ नेशनल। जब आप घर से देश पे जाओगे, छोटे से बड़े पे जाओगे, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? प्लस करोगे जो चीज उनके बीच का लिंकेज है, और लिंकेज क्या है? एनएफआईए। जब आप देश से निकल के घर तक आना चाहोगे, तो आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो, तो यू विल ऑब्वियसली सबट्रैक्ट एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। डोमेस्टिक को मानो घर और नेशन को मानो कंट्री, तो घर छोटा, कंट्री बड़ी, दोनों के बीच में लिंकेज मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? दोनों को बनाने वाले फैक्टर्स, तो फैक्टर इनकम, फैक्टर्स को मिलेगी इनकम। जब नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फैक्टर भी इनकम ही पढ़ेंगे। तो फैक्टर इनकम कौन सी? नेट फैक्टर इनकम। सिर्फ देने देने में बिलीव नहीं करना, भिखारी बन जाओगे, लेने लेने में बिलीव नहीं करना, राजे बन जाओगे और कोई पूछेगा भी नहीं। तो इसीलिए क्या है?
दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है, जो जिसका है उसको दे दो, जो जिसका है उससे ले लो। ठीक, तो यहाँ पे घर और देश और जुड़ने वाला कंसेप्ट NFIA। इसके बीच में एक काम करना कि आपको जब आप अपना चैप्टर खोलोगे तो उसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल टेरिटरी, डोमेस्टिक इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्राई करना उनको सॉल्व करने की। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को वो चीज पूछ सकते हो। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट करके फिर हम अपने कैलकुलेशन पे चलेंगे। थैंक यू।